बलजीत कौर के बारे में जो है काफी चर्चा चल रही थी। वो 48 घंटे कितने चुनौतीपूर्ण थे। मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एलिवेशन बहुत गेन करना पड़ता है। मैं बात भी कर रही हूँ उनसे, या वहाँ पे कोई नहीं है। ये मेरा दिमाग का अनकॉन्शियस माइंड है जो मेरे साथ प्ले कर रहा है। बस एकदम झलक आई और एकदम से गायब हो गया वो, या एंड देन मैं देखा कि नहीं, देन आई अंडरस्टूड कि बलजीत अब टाइम बहुत हो गया है एंड यू गोना डाई हियर। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। इवन मेरे शेफा जो एक्सपीरियंस शेफा है उन्होंने मुझे एक बार भी मैसेज नहीं किया। मुझे ये था कि एटलीस्ट मुझे एक बार वॉकी टॉकी पे आप मैसेज कर देते हैं। कैसे चैलेंजेस रहे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था। माउंटेन्स की बात आए तो लोगों को ऐसा होता है अरे पहाड़ी तो चढ़ने कौन सी बड़ी बात है, पर कभी माउंटेनियरिंग को वो चीज़ दी नहीं, वो रिस्पेक्ट, वो इस टाइम आप कैसे अपने डिसीजन पर अड़ी रही, और आपको जब समझ भी आ रहा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? ये जो लास्ट के कुछ घंटे हैं, 18 घंटे आप बोल सकते हैं, इसमें मैं मिसिंग थी। डिसाइड किया अन्नपूर्णा मुझे क्लाइंब करना है, पर मैं जानती थी कि अन्नपूर्णा क्लाइंब करना विदाउट ऑक्सीजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रोटेशंस कंप्लीट नहीं होती हैं हमारी। मुझे ऐसा था कि कम से कम मुझे बताते तो सही कि आप क्यों गए हैं, क्यों नहीं। वैसे मैं 15 को निकलना था, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि उस दिन विंड बहुत ज़्यादा थी। ये हो गया कि उन्होंने जो शेरपा भेजा वो टायर्ड शेरपा है, एंड उन्होंने कभी विदाउट ऑक्सीजन के साथ क्लाइंब नहीं किया। देश की बेटियां अपनी उड़ान के साथ हर रोज एक नया इतिहास रच रही हैं और भारत का नाम रोशन करती जा रही हैं। इसी में एक नाम जुड़ गया है, वो है बलजीत कौर का। बलजीत कौर को अब लोग जो है माउंटेन गर्ल के नाम से जान रहे हैं, और बलजीत कौर के बारे में जो है काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मौत को मात दी है वो काबिले तारीफ है। तो क्या संघर्ष रहा, और जैसे ही कांटेक्ट छूटा उसके बाद से कितना मुश्किल था उनके लिए, वो 48 घंटे कितने चुनौतीपूर्ण थे, उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद माउंटेन गर्ल और हिमाचल की बेटी बलजीत कौर हैं। तो बलजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। बलजीत, जैसे मैंने कहा कि वो जो स्ट्रगल है, सब आपको माउंटेन गर्ल के नाम से जान रहे हैं और सब कह रहे हैं कि किस तरीके से आपने मौत को दाद दी, लेकिन वो जो 48 घंटे थे वो आपके लिए कितने चैलेंजेस थे, और सबसे ज्यादा जरूरी है जब वो आपका कांटेक्ट टूटा उसके बाद से कैसे कांटेक्ट जुड़ा, आपने कैसे सरवाइव किया, वो दर्शकों को बताइए। सबसे पहले नमस्ते। और ये जो 48 घंटे थे, ऐसा नहीं था कि मैं पूरे उस 48 घंटे में मिसिंग थी और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। ये जो लास्ट के कुछ घंटे हैं, 18 घंटे आप बोल सकते हैं, इसमें मैं मिसिंग थे। और क्योंकि उससे पहले मेरे साथ जो मेरे से शेरपा थे वो मेरे साथ ही थे और उनके साथ मैं क्लाइंब कर रही थी। तो 16 तारीख को हमने 3 बजे दिन में हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रही थी, और अन्नपूर्णा मैं पहले भी क्लाइंब कर चुकी हूँ लास्ट ईयर ही। तो इस साल मैंने सोचा था कि मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करूंगी, क्योंकि उससे पहले मैंने माउंट मनासलू क्लाइंब किया था और आई फील कि मैं कर सकती हूँ विदाउट ऑक्सीजन, एंड मैंने इसलिए डिसाइड किया अन्नपूर्णा मुझे क्लाइंब करना है। पर मैं जानती थी कि अन्नपूर्णा क्लाइंब करना विदाउट ऑक्सीजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रोटेशंस कंप्लीट नहीं होती हैं हमारी, जो एक्लिमेटाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सेम मैं जानती थी कि ये मतलब इजी नहीं होने वाला है, ये हार्ड ही होने वाला है। तो जो मैंने शेरपा, जिनको पहले तो हुआ ये था कि बेस कैंप में जिनको मैंने मतलब शेरपा मेरे थे जो बहुत स्ट्रांग शेरपा थे, जिनको को कमिट किया था एजेंसी ने मेरे लिए, पहले तो वो मुझे बिना बताए ही छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको किसी और ने अच्छा मनी पे करने का किया होगा डिमांड, तो वो मुझे बिना बताए ही चले गए। एंड एटलीस्ट मतलब मुझे ऐसा था कि कम से कम मुझे बताते तो सही कि आप क्यों गए हैं, क्यों नहीं।
तो वो एक तो वो हो गया था। देन उसके बाद दोबारा से मुझे एजेंसी ने एक नया शेरपा भेजा, वो भी बहुत अच्छे शेरपा, एक्सपीरियंस्ड है, मैं उनको जानती थी। तो मेरे पास आता है कोई बात नहीं, अगर वो चले गए हैं तो शायद उनको शायद ज्यादा पैसों की जरूरत होगी और मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकती, और इसलिए वो शायद चले गए होंगे, और चलो कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करते। तो मैं उनके साथ क्लाइंब कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत हमारे साथ एक और शेरपा क्लाइंब करेंगे, और वो शेरपा नहीं है अभी, वो पोर्टर है और वो नया है और पहली बार वो 8000 में जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मेरे साथ आ रहे हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 लोगों के साथ में जाओ, 5 लोगों को, लेकिन आप मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे कोई सामान उठाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरे साथ रात को चलने के लिए चाहिए। अगर मैं कहीं ऐसा हो कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो एटलीस्ट अगर मैं कॉल ना ले सकूं, अगर मैं डिसीजन ना ले सकूं, तो एटलीस्ट आप डिसीजन ले सको, क्योंकि आप ऑक्सीजन लोगे और आप समझदार हो और आप जानते हो कि विदाउट ऑक्सीजन को अगर लेके जा रहे हैं आप अपने साथ, तो उसको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको कैसे फेस कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम कैंप 4 15 तारीख को पहुंचे। वैसे मैं 15 को निकलना था, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि उस दिन विंड बहुत ज्यादा थी, 16th की सबमिट करते अगर हम, तो मैंने कहा कि 16th को नहीं करेंगे, हम 17th को करेंगे। उस दिन वेदर बहुत अच्छा है, तो हमने एक दिन रेस्ट एक्स्ट्रा लिया और हम फिर 16 को हम निकले। तो मेरे जो शेरपा थे एक्सपीरियंस्ड, उन्हें मुझे कहा कि आप एक काम करो बलजीत, आप और ये जो पोर्टर है आप आगे चले जाओ, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। और ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत मतलब फास्ट भी थे, तो मैंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। तो हम चले गए, मैं और वो शेरपा दिन में निकल गए थे 16 तारीख को, एंड हम पूरी रात चलते रहे 16 तारीख को। 17 की मॉर्निंग में 3 या 4 बजे या फिर ज्यादा टाइम हो गया, मुझे एग्जैक्टली टाइम पता नहीं है, हम समिट के बहुत नजदीक थे। तो जैसे हम नजदीक थे तो पीछे से एक शेरपा आता है, बहुत हाफता, और मुझे बोलता है कि मैम मेरे को भेजा है आपकी शेरपा ने। मैंने पीछे टर्न करके देखा तो वही शेरपा 16 तारीख को सबमिट करके दूसरे क्लाइंट को लेके नीचे गया था। मैं जानती हूँ, हमारी टीम में था तो हमें पता था। तो मैंने बोला आप तो कल ही गए हो और आप आज फिर दोबारा से मेरे पास आ गए, इट मीन उसने रेस्ट नहीं किया है, क्योंकि जब मैं कैंप में थी तो तब भी पहुंचा था सबमिट करके और हम निकले थे, तो इसका मतलब उसे रेस्ट नहीं किया है। अब मेरे पास जो मेरा शेरपा है वो तो आया ही नहीं, एंड ऊपर से ये हो गया कि उन्होंने जो शेरपा भेजा वो टायर्ड शेरपा है, एंड उन्होंने कभी विदाउट ऑक्सीजन के साथ क्लाइंब नहीं किया है, तो अनएक्सपीरियंस्ड अलग से हो गया। तो मेरे पास 2 शेरपा हैं, दोनों शेरपा, एक टायर्ड है और एक अनएक्सपीरियंस शेरपा है। तो अब मेरे पे ऐसा होता कि अब अगर मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो पर मैंने फिर सोचा कि अब अभी इस टाइम में फाइट करने का नहीं है और ना इतनी मुझ में एनर्जी है, तो एक काम करते हैं ऊपर चलते हैं, लास्ट में बात करूंगी मैं एजेंसी से। हमने क्लाइंब करना स्टार्ट किया और हम सुबह में भी 10-11 बजे हम नजदीकी थे, 100 या मतलब 100 मीटर के आसपास होंगे, 150 मीटर के आसपास होंगे हम वहां पे, और समिट के। एंड मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, थक गई थी मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एलिवेशन बहुत गेन करना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी हाइट है कैंप 4 की वो 6'7" और 6'8" पे लगता है, 6800 मीटर, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हाइट है यानी 8000, आप सोचो 8091 हाइट है, तो इतना सारा एलिवेशन, कम से कम 1200-1300 मीटर का एलिवेशन विदाउट, इवन विद ऑक्सीजन भी कम से कम 12 से 13 घंटे ले लेता है, या फिर ज्यादा घंटे ले लेता है। तो उसी तरह से मेरे साथ ऐसा था, तो मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे टाइम लगेगा, मुझे पता था। एंड अब मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ और बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। एंड मैंने शेरपा को बोला कि भाई धीरे धीरे फटाफट से यहाँ पे चलते, जितना फास्ट हम कर सकते हैं हम चलते हैं। एंड हम चल रहे हैं और वो भी थक रहे थे, मैं भी थक रही हूँ, हम अब चल नहीं पा रहे हैं सही से। तो हम क्या कर रहे हैं कि 10 मीटर चल रहे हैं, 10 मीटर के बाद फिर बैठ रहे हैं, 10 मीटर चल रहे हैं, 10 मीटर के बाद बैठ, वो 100 मीटर मेरे लिए आफत हो गया था। तो मैंने लास्ट में मैंने जब कम से कम 3-4 बजने स्टार्ट लगे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। अरे एंड ये मुझे नहीं हो रहा था, ये उन दोनों शेरपा को भी हो रहा है। सो अब डिसीजन मेकिंग वाला कोई शेरपा है ही नहीं हमारे पास, जो जिन पे हम डिसीजन ले सके, जिन पे हम मतलब रिलाई कर सकूं मैं। एंड लास्ट में फिर मैंने बोला कि दाई नीचे चलते, मुझे सबमिट नहीं करना, मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगी और नेक्स्ट ईयर सबमिट करूंगी और मुझे नहीं करना सबमिट। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं हमें सबमिट करना, क्योंकि ऑब्वियसली उनका अगर सबमिट होगा तभी उनको टिप बोनस मेरा जो भी पैसा है तो मिलेगा, ठीक है। मैंने उनको बोला कि दाई आप चलो, मैं दे दूंगी जो भी है, आप चलो। तो बोला नहीं, और जो दूसरा शेरपा है वो भी पहली बार आया है, वो अगले साल क्लाइंट्स लेके आएगा,
एक्चुअली क्या होता है, जो पोर्टर्स होते हैं उनकी फीस बहुत कम होता है, उनको पे बहुत कम पैसा किया जाता है, और जो शेरपा उनको अच्छा पैसा पे किया जाता है। तो ऑब्वियसली उसको अपने करियर का भी था, तो वो मुझसे आगे चल रहे हैं, तब मैं उनका पीछा पीछा कर रही हूँ मैं भी, तो उनके पीछे पीछे चल रही हूँ मैं। एंड हमारे पास सैटेलाइट फोन नहीं है। इवन मेरे शेरपा जो एक्सपीरियंस शेरपा है, उन्होंने मुझे एक बार भी मैसेज नहीं किया कि बलजीत मैं नहीं आ रहा हूँ, किसी और को भेज रहा हूँ, और क्योंकि उस टाइम शायद कोई प्रॉब्लम भी हो गई थी किसी उसी क्लाइंट के, तो किसी दूसरे क्लाइंट के साथ, और वो मैनेज कर रहे थे, तो वो एक चीज हो गया, उन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि शायद किसी को स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था, तो उनको नीचे लेके आना था, तो मेरा शेरपा उनको लेके नीचे गए थे, और उन्होंने किसी और शेरपा को मुझे भेज दिया था। तो ये एक सिनेरियो था। तो मुझे ये था कि एटलीस्ट मुझे एक बार वॉकी टॉकी पे आप मैसेज कर देते, एक बार मुझे बता देते कि बलजीत नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट मैं बैक कर लेती। बलजीत, यहाँ मैं ये समझना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग से ही समझने में आ गया था कि इस तरीके से हो रहा है, और आपने कहा भी कि एक मोमेंट आ गया था कि आपने डिसाइड कर लिया था कि अब अगले साल आना है। उसके बाद आप बहुत ज्यादा डटी रही और आपने सोचा कि नहीं मुझे करना है। उसके बाद से कैसे चैलेंजेस रहे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो आपने कैसे खुद को इतना स्ट्रांग रखा? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है विल पावर की, क्योंकि जब लगता है कि नहीं डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, चाहे उन्हें कोई समझा भी रहा होता है। इस टाइम आप कैसे अपने डिसीजन पर अड़ी रही, और आपको जब समझ भी आ रहा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? एक्चुअली हुआ यह कि मुझे शायद आदत हो गई है शायद ऐसी चीज़ों की, क्योंकि कभी भी मेरे फेवर में कभी चीज़ें रही ही नहीं, हमेशा ऊपर और नीचे रहा। और माउंटेनियरिंग में मैं बात करूं तो आपको पता ही है इंडिया में माउंटेनियरिंग का क्या है, और स्पेशल अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में माउंटेनियर्स को पूछा भी नहीं जाता है। इवन आप और स्पोर्ट्स को लेकर देख लो, आप हमारे यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन अगर माउंटेन्स की बात आए तो लोगों को ऐसा होता है अरे पहाड़ी तो चढ़ने कौन सी बड़ी बात है, पर कभी माउंटेनियरिंग को वो चीज़ दी नहीं, वो रिस्पेक्ट, वो मतलब माउंटेनियर हमें दी नहीं गई वो चीज़ हमें, हम और मतलब हम करते गए। तो अब इतना मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर तक अभी तक जो चीज़ें अभी तक की है माउंटेनियरिंग में, उसका ही एक अप्रिशिएट तक नहीं किया गया चीज़ों के लिए। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, अपनी गवर्नमेंट यानी अपने स्टेट गवर्नमेंट ने ही नहीं किया गया। तो मतलब मुझे आदत हो गई थी कि जो काम नहीं लिखा है और जो काम मुश्किल है मुझे वही करना है। तो ऐसा है, तो मतलब तो मेरे को पता नहीं ऐसा है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि ओके चलो ठीक है, अगर इनको सबमिट करना है तो मैं इनके पीछे पीछे चलती हूँ। तो मैं उनके पीछे पीछे उनको मैंने फॉलो किया, उनको पीछा किया उनका, और धीरे धीरे हम शाम को हमने 6 और 7 के बीच हमने सबमिट किया। तो मुझे उस टाइम पे कम से कम आप सोच लो कि मैं 2-3 बजे से निकले हूँ, 24 घंटे तो 30 घंटे तो ऊपर हो ही गए, तो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फूड एंड विदाउट लिक्विड एनीथिंग। तो उसके बाद मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो हेलुसिनेशन होता क्या है कि आपको खुली आंख से ऐसे सपने, बिल्कुल आपका ये ना अनकॉन्शियस माइंड होता है जो ऐसे कैरेक्टर क्रिएट करता है, तो आपको ऐसा जैसा आपको चाहिए उस टाइम पे, एक्चुअली जो आप सोच रहे हो या फिर जैसा आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको चाहता है, आपकी बॉडी नीड्स है, तो उस तरह से। तो अब मेरे दिमाग में ऐसा दिख रहा है कि मुझे नियर बाय समिट, जैसे मैं समिट के लिए वो लोग आगे चल रहे हैं मुझसे, और मैं यहाँ पर नियर समिट के वहाँ पर रॉक है, तो रॉक से मैं निकल रही हूँ ऊपर की तरफ। एंड तभी मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम लड़की, बहुत सुंदर सी लड़की है, और उनका घर है वहाँ पे, वो वहीं पे रहते हैं लोग, एंड जितने भी ऊपर सबमिट करने लोग आते हैं वो लोग उनको बख्शीश देते हैं कि आपने सबमिट का बहुत ध्यान रखा है और आप बख्शीश लीजिए, ऐसा मतलब बख्शीश लीजिए मतलब ऐसा अपने दिल से देते हैं। तो सेम मैं भी उनको पैसे ऑफर कर रही हूँ, एंड वो लड़की थोड़ा सा चुलबुले माइंड से मुझे ऐसा बोल रही है कि इन दोनों लड़कों को बोलो बहुत सुंदर है वो दोनों लड़के, ऐसे करके। एंड मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं ये लड़के बहुत ऐसे, मैं बात भी कर रही हूँ उनसे, या वहां पे कोई नहीं है, ये मेरा दिमाग का अनकॉन्शियस माइंड है जो मेरे साथ प्ले कर रहा है। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ कि नहीं नहीं ये शेरपाज हैं और ये शादीशुदा है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ उनसे कि आप ऐसे मत बोले, ये शादीशुदा, मजाक मत करें इनके साथ। बस एकदम झलक आई और एकदम से गायब हो गया वो, या एंड देन मैं देखा कि नहीं, देन आई अंडरस्टूड कि बलजीत अब टाइम बहुत हो गया है एंड यू गोना डाई हियर, अगर तुम जल्दी से यहाँ से नीचे नहीं गई तो जल्दी चलते हैं। देन मैंने शेरपा को बोला कि दाई जल्दी छिटो करने उसला, मैंने
नेपाली में बोला छिटो छिटो गर्नुहोस् दाई और टाइम बहुत हो गया है और हमें निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही है मेरे साथ। एंड उसके बाद हमने सबमिट किया एंड हम सबमिट करके नीचे आ रहे थे। देन उसके बाद तो मुझे पूरा कम्प्लीटली मैं एकदम उसके बोल सकते हो कि कैब में हो गई हूँ पूरा हेलुसिनेशन में। एंड मैं नीचे आना, और इसके साथ क्या था कि मेरे जो शेरपा थे वो भी हेलुसिनेट कर रहे थे। उन लोगों का साथ छूटा, वो चले गए या क्या हुआ? मतलब वो तो ये आपके उसके साथ बाद है। हुई, ये अभी हम सबमिट में ही है। एंड वो उन लोगों को भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया क्योंकि वो बार बार ऑक्सीजन निकाल रहे थे ऐसा करके। तो और ऑक्सीजन लिमिटेड था हमारे पास, एक सिलेंडर ही था। तो ये सब कुछ हो रहा है और मुझे मालूम। और देन हम नीचे थोड़ा 100 मीटर नीचे आए सबमिट से, एंड वहां पे वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों शेरपा आपस में कुछ बात कर रहे हैं ऐसे करके। एंड मैं चुपचाप बैठी हूँ एंड मुझे तो हेलुसिनेशन स्टार्ट हो चुका था और मैं उनकी बात भी सुन रही हूँ कि वो भी लड़े। मैं उनको बोल रही हूँ दाई चुप हो जाओ। देन वो मुझे बोले आप चल क्यों नहीं रहे हो, आप जल्दी चलो ऐसे करके, क्योंकि उनके पास तो ऑक्सीजन नहीं है और मेरे पास तो है ही नहीं, मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी चलो। मैं बोला चलो ठीक है दाई। मैं उठती हूँ और मेरे ख्याल 10 कदम जाती हूँ और मैं गिर जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और मुझे, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया है, 36 घंटे से ऊपर हो चुका था मुझे उस टाइम पे, मैं बिना सोए कुछ भी किए। तन मैं थक गई हूँ, मैं गिर गई हूँ नीचे। मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो रहा और मैं खाया पिया कुछ भी नहीं है एंड ऑक्सीजन है ही नहीं। देन उन्होंने बोला कि आप कैसी हो, मतलब बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट किया और मैं वो चीज़ मैं सुन नहीं सकती थी। मैंने बोला दाई देखो मैं ना कुछ नहीं सुन सकती और ना ही मुझे सुनना है और आप चुपचाप चलते हैं नीचे ऐसे करके। देन उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत आप ऑक्सीजन यूज़ करो। मैंने बोला ठीक है आप मुझे ऑक्सीजन दे दो। एंड मुझे ऑक्सीजन देने के लिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे कि अगर आपने ऑक्सीजन लिया तो हम नीचे जाके बोल देंगे कि आपने ऑक्सीजन यूज किया है। तो मैंने बोला बोल देना, मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरे को क्या लेना देना, मुझे ऑक्सीजन दे दो तुम अभी। मुझे रिकॉर्ड का चक्कर नहीं है, मैं अपने आप, मेरी रिकॉर्ड शायद आपके लिए है, मेरे लिए ये सिर्फ मेरे को अपने आप को टेस्ट करना था, मुझे अपनी लिमिट टेस्ट करनी थी कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, और मुझे वो करना था, मैं वो कर रही हूँ। दैट्स इट, मैंने अपना काम कर दिया जितना मेरा हो सकता। अभी शायद मेरा अलाउ नहीं करी बॉडी, अब मुझे दे दो ऑक्सीजन। आई डोंट नो वो भूल गए उसके बाद वो ऑक्सीजन देना, और वो दोनों पता नहीं आपस में बात करने लगे एंड वो पीछे बैठे एंड शायद वो सो रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे खुद नहीं पता वो। और देन उस टाइम पे मैं सो रही हूँ क्योंकि, एंड देन वो मेरे पास फिर से दोबारा से आती है एंड मुझे बोलते हैं कि बलजीत आप बहुत मतलबी हो, आप ये हो, आप हमारे साथ चल नहीं रहे हो नीचे। मैंने बोला दाई मैं बोलती रही हूँ मैं चलूंगी पर मैं स्लो चलूंगी, मैं फास्ट नहीं चल सकती। तो बोला कि नहीं आप ऐसा वैसा, तो उनको इरिटेट हो रहा था कि मैं स्लो क्यों चल रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी एंड देन मुझे हेलुसिनेशन फिर स्टार्ट हो जाता है एंड मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं एक टेंट के अंदर हूँ और यहाँ पे 2 कपल इधर बैठे हैं, 2 कपल इधर बैठे हैं मेरे दोनों तरफ, और मुझे वो बोल रहे कि बलजीत गर्म पानी आ रहा है, स्लीपिंग बैग आ रहा है, तो अंदर आ जा, टेंट के अंदर आ जा, यहाँ बैठ जा हमारे साथ, ये बस। और देन उनको साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ कि मैं तो बैठ जाऊंगी, ये दाई लोग सोन या इनको भी बोल, इनके लिए भी करो, मेरे लिए तो है टेंट पर इनके लिए भी टेंट करो, इनको बोलो कि यहीं पे सो जाए ऐसा, और हम कल सुबह जाएंगे। एक्चुअली उस टाइम पे जो इंसान कंफर्ट ढूंढता है वो आपको दिख रहा था इमेजिनेशन में कि यहाँ मैं पर टायर्ड थी एंड ये अनकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ चीजें चाहता था मुझसे कि करना चाहता था, और ये सब कुछ मैं उनको बोल रही हूँ। एंड देन मेरा शेरपा आता और मैं बोलता मैं जा रहा हूँ नीचे, तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो वो उन्होंने बस इतने बोला, वो निकल गया। तभी दूसरा शेरपा आता है कि मैं जाऊं, तो मैंने बोला उनको देखा मैंने, एकदम से मैंने सोचा कि इनके पास बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन है ना, और मेरे पास तो ऑक्सीजन है नहीं। एंड पता नहीं अंदर से एक ऐसी आवाज है कि तेरे को कुछ नहीं होने वाला, पर अगर ये दोनों रहे तो इनको पक्का होगा। तो ऐसा के ठीक है नहीं आप भी जाओ, कोई बात मैं आ जाऊंगी, अब जाओ। तो दोनों वहां से निकल गए मुझे छोड़ के। और एक्चुअली अगर वहां पे कोई एक्सपीरियंस शेरपा होता तो आई एम डैम श्योर कि वो चाहे डांट के, फटकार के, कुछ भी करके वो नीचे लेके आते हैं दैट काइंड ऑफ। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी देखा है अपने सामने ऐसे ही लोगों को जिनको हेलुसिनेशन होता है और उनको हम लेके आते हैं कैसे नीचे, तो वैसे तरह से तो उनको पता होता है। वो आपको छोड़ के गए, उसके बाद जो मेन घंटे थे उसमें आपने कैसे सर्वाइवल किया वो बताइए। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं सो गई
1-2 घंटे के लिए, शायद 1 घंटा सोई होंगी, पता नहीं कब कितने घंटे सोई होंगी मुझे। मैं सो गई शायद उस टाइम के बाद, और उसके बाद मेरे को आंखें क्योंकि आंखें खुलती है मेरी तो अगेन मुझे वो 2 लोग दिखते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि बलजीत अपने शूज उतार दो अपना। एंड सीरियसली मैं अपने शूज उतारने वाली थी, एंड अगर मैं शूज उतार देती, क्योंकि दिमाग आपका काम नहीं करता उस टाइम पे, आपको सच में लग रहा होता कि आप वो सच में हो उस मोमेंट में, तो आप बलजीत अंदर आ जाओ और शूज उतार। मैं शूज उतारने लगी थी यार, तभी ध्यान आता कि नहीं नहीं मैं शूज नहीं उतार सकती दाई, मुझे अभी निकलना है, ऐसा करके मैं ऐसे ही रात बिता दूंगी। मैंने ऐसा करके उनको रिप्लाई कर दिया। एंड देन उसके बाद वो मुझे बोलते कि बलजीत एक काम कर, तो डाउन सूट खोल दे, आधा खोल दे, एंड हमारे बीच में अंदर आके स्लीपिंग बैग ओढ़ ले। एंड सीरियस, लेकिन मैं डाउन सूट भी उस दिन उतारने वाली थी, लेकिन एक्चुअली मैं डबल निमोनिया की पेशेंट रही हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं मैं डबल निमोनिया की पेशेंट हूँ और मुझे ठंड लगती है, मैं नहीं उतारूंगी। तो मैंने वो पहन के रखा। एक्चुअली होता ऐसा ही है, आपसे वो जो काम करवाते हैं आप करती हो, आप शूज उतार दोगे, आप डाउन सूट उतार दोगे, और शायद मैं वो कर देती तो शायद मैं नहीं रहती, मैं जिंदा नहीं रहती, तो तब मैं खत्म ही हो जाती। पता नहीं वो कैसे, पता नहीं कैसे बच गई, बट बच गई। एंड उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद, 15-20 मिनट बाद मुझे होश आया। मैंने अपने आप को देखा और मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है। मैं देख रही हूँ वो लोग कहाँ गए, वो लोग अभी मेरे साथ थे, लोग कहाँ गए मेरे पास से, तो मैं उनको ढूंढ रही थी। एंड जैसे मैंने देखा कि वहां पे लोग कोई नहीं है मेरे आसपास, एंड वहां पे तूफान चल रहा है पूरा, एंड पूरा स्नो है, जहां भी मेरी टॉर्च जा रही थी वहां पे स्नो है, और आसमान में तारे, बस वही मुझे दिख रहा था और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। देन मैंने अपने आप को स्लैप किया कि नहीं, ये ड्रीम है, ये ड्रीम है, मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बेस कैंप में हूँ, शायद मैं नींद में हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैंप 4 में हूँ, मैं कहीं और हूँ, मैं ये नहीं है। मैंने आपको स्लैप किया, नहीं हुआ। एंड देन दूर से मुझे लाइट्स दिख रही है, वो कैंप 4 की लाइट थी, बहुत धीमी सी लाइट दिख रही है, और मैंने देखा कि मुझे यहाँ जाना है। देन आई अंडरस्टूड कि मैं खो गई हूँ, अकेली रह गई हूँ मैं पहाड़ में, मुझे नीचे की तरफ जाना है। देन मैं खड़ी हुई और अपने आप को ड्रैग किया, और अगेन 10 कदम चल रही और थक गई और मैं गिर गई। एंड देन मैंने बहुत जोर से हाफना स्टार्ट किया, ऐसे सांस लिया, और मैं चिल्लाना शुरू किया, आई नीड ए हेल्प। मैं हेल्प के लिए चिल्ला रही थी वहां पे, पर वहां पे कोई सुन नहीं रहा था, और मतलब ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही थी। एंड जैसे मैंने एकदम दिमाग में एकदम से आके, बलजीत आज तेरा इम्तिहान है, आज से पहले भी तूने अकेले स्टार्ट किया था और अकेले ही कर रही है तू, और आगे भी अकेले करेगी। तेरे से पहले आज भी कोई, मतलब पहले भी कोई नहीं था साथ में, आज भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं रहेगा। उठ, चल, और चल, अब निकल, अब दिखा दे तू बस। एंड मैंने अपना रोप पकड़ा एंड मैं चल रही हूँ, बहुत ऐसे लड़खड़ा के, ऐसा भी नहीं कि बहुत स्ट्रेट चल रही हूँ, बहुत लड़खड़ा के शराबियों की तरह चल रही हूँ। एंड बहुत आंखें ऐसे खोल के, बड़ी बड़ी आंखें करके कि मुझे झपकी ना आए, क्योंकि अगर मैं आंख बंद कर रही हूँ तो मैं लॉन्ग में चली जा रही हूँ, एकदम से मेरी आंखें बंद हो रही है तो मैं एकदम से गिर जा रही हूँ, ऐसे करके हो रहा है मेरे साथ। तो मैं बहुत आंखें खोल करके मैं नीचे की तरफ बढ़ रही हूँ। बलजीत, आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि आपको जो है वो रेस्क्यू चाहिए अब? मतलब आप कह रही थी कि मैंने सोचा है कि मैं रेस्क्यू नहीं लूंगी। इस टाइम पे मेरे दिमाग में कोई रेस्क्यू नहीं चल रहा है। इस टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे खुद जाना है, नीचे जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे नीचे जाना है। मेरे दिमाग में रेस्क्यू आया ही नहीं है अभी तक, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे को रेस्क्यू की नीड है अभी, राइट। सो मैं ये चली जा रही हूँ मैं नीचे, एंड सडनली मैं फिर से बैठती हूँ, एंड अगेन वो हाफना स्टार्ट करती हूँ, और मैं फिर सो गई थी। एंड मेरे ख्याल से फिर से उठी होंगी मैं, शायद मॉर्निंग में 3 या 4 बजे उठी होंगी। एंड 4 बजे उठने के बाद फिर मैं नीचे की तरफ गई, मैंने बोला कि हेल्प मुझे चाहिए, आई नीड ए हेल्प। देन मैं हेल्प के लिए बोल रही हूँ, मुझे हेल्प चाहिए थी, ऐसा कि कोई सामने से आए एंड बस खड़ा रहे मेरे पास, मेरे साथ चल ले, मुझे वो वाली हेल्प चाहिए थी। उस टाइम रेस्क्यू मेरे दिमाग में नहीं है, ये वर्ड ही नहीं है। एंड उसके थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसा था कि मेरे को अब ध्यान आया कि शायद यहाँ पे कोई नहीं आएगा, और अगर मेरा रेस्क्यू भी, शायद मुझे लेने में कोई नहीं आएगा, मेरा रेस्क्यू भी नहीं होगा शायद, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, और कौन मैसेज गया होगा नीचे कि नहीं गया होगा, क्या होगा पता नहीं, कुछ पता नहीं है वहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ कि रेस्क्यू तो मुझे नहीं करवाना है, मुझे नहीं करवाना है रेस्क्यू, क्योंकि मेरे लिए वो थोड़ा सा
अजीब था कि मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरी ट्रेनिंग पे ये सवाल है कि मैं क्लाइंब करने के लिए, मैं कैसा क्लाइंबर हूँ, मैं क्लाइंब करने आई हूँ, सबमिट करने आई हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जा पा रही हूँ। इट मीन्स कि मेरी ट्रेनिंग में कमी है। तो मैं ये सोच के मैं रेस्क्यू नहीं करवाना चाहती थी अपना, और फिर मैं उठती हूँ, फिर से उठती हूँ जोश में कि नहीं नीचे चलना है। तो मैं ये मोटिवेट कर रही हूँ कि रेस्क्यू नहीं करवाना, बल्कि नीचे चल। तो मैं कैंप 4 की तरफ बढ़ रही हूँ, और इसी तरह से मेरे को सुबह हो गई है, मॉर्निंग। एंड जैसे मॉर्निंग हुई तो मुझे आगे दिख रहा है नीचे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, यानी हेलीकॉप्टर्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं। तो उनको हेलीकॉप्टर, क्योंकि पूरा कैंप खाली हो रहा था, अब मुझे डर स्टार्ट हो गया कि ये लोग सब निकल जाएंगे आज, क्योंकि अन्नपूर्णा में ऐसा होता है कि इस बार तो फिर भी 3 दिन का विंडो था, सबमिट विंडो। लेकिन होता है अन्नपूर्णा में ऐसा कि एक ही दिन का विंडो होता है, सारे रूट ओपनिंग टीम साथ में जाती है, उसके पीछे पीछे सारे क्लाइंट्स जाते हैं, और एक ही दिन में सारा सबमिट होता है। और वो दिन मेरा लास्ट था, जिस दिन वो विंडो सबमिट हुआ। उसके बाद कोई सबमिट नहीं होना था, सारे लोग अपने घर जा रहे थे। उस दिन पूरा बेस कैंप खाली हुआ था। तो मुझे सब दिख रहा था कि सारे लोग नीचे से जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई हेली बहुत सारे आ रहे हैं, रेस्क्यूज हो रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है। तो मुझे पता लग रहा था कि सारे कैंप्स खाली हो रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊंगी और कोई मुझे ले रहे, इनको शायद पता नहीं है मैं ऊपर हूँ और इनको मेरा ध्यान नहीं है। देन मेरे को समझ आया कि अब मेरे को रेस्क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगी, और लेना पड़ेगा मुझे एटलीस्ट मुझे मैसेज पास करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरे मैसेज पास करना ये वाला दिमाग में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि मुझे रेस्क्यू लेना पड़ेगा। और सडनली क्या हुआ कि मुझे अपना मोबाइल ऐसे अंदर दिखा, जीप के अंदर। तो मैंने निकाला कि मैं गुरबानी पढ़ती थी, तो ऐसे ही पता नहीं, अब अनकॉन्शियस माइंड है, मैंने ऐसे ही निकाला अपना मोबाइल कि मैं गुरबानी पढ़ूंगी। तो जैसे निकाला तो उसमें एक ऐप थी, इन रीच करके। इन रीच एक डिवाइस है एक्चुअली गारमिन का, तो उनका अर्थमेट करके एक ऐप है। तो उसमें ऐप थी, उसका साइन बना हुआ था। देन मैंने उसमें देखा कि अरे मेरे पास ये है, मैं इसमें मैसेज करती हूँ। तो मैं अपनी टीम को मैसेज किया कि मैं ठीक हूँ और मुझे रेस्क्यू चाहिए। तो मेरा इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसा है, तो इस इंश्योरेंस कंपनी को बोलो कि मुझे रेस्क्यू भेजे। सेम वे में मैंने एजेंसी को मैसेज किया कि 7:56 या 58 पे किया होगा कि आई नीड ए रेस्क्यू, और ऐसे ऐसे। तो वहां से रिप्लाई आया था, आई यू ओके, आई यू अलाइव? मेरा यस आई एम अलाइव, आई एम ओके, मे बी आई गॉट अ लिटिल बिट फ्रॉस्ट बाइट मे बी, बट नॉट टू मच, मुझे इतना भी पता है। तो मेरे को चाहिए, आई नीड रेस्क्यू। तो उसके बाद जाके उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर मुझे देखने के लिए वो लोग आए। तब तक तो मेरा हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा हो गया था। मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, अलग अलग लैंग्वेज, पंजाबी बोलियां, सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग, ये सारे मिक्स हो गए मेरे दिमाग में। एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास हैं और मुझे बोल रहे हैं कि अरे बलजीत तैयार होके आना, ऐसे करके आना, ऐसे। एंड उसके बाद मैं ये सब कुछ जैसे हेलुसिनेशन से बाहर निकल रही हूँ, मैं अपने आप को फिर से खड़ा किया और मैं नीचे की तरफ गई, एंड मेरा फ्री फॉल हुआ कम से कम 20 से 30 मीटर। एंड वो 20-30 मीटर मेरी जिंदगी का ऐसा था कि लो अब नहीं बचती, आज नहीं बचूंगी मैं, मतलब क्योंकि फ्री फॉल था, मैं पकड़ नहीं पा रही थी कुछ नहीं। तो सडनली एकदम से मुझे झटका लगा, और मैंने देखा कि जो मेरा सेफ्टी एंकर है मेरी रोप के साथ लगा हुआ था। टचवुड वो एक ऐसा था। देन मुझे लगा कि थैंक गॉड ये मेरी ट्रेनिंग है, थैंक गॉड मैंने अनएंकर नहीं किया था अपने आप को, उस रोप से डीअटैच नहीं किया था, और मैं अटैच्ड हूँ। तब जाके मैं देखा और मुझे एकदम से होश आया कि अरे ये क्या कर रही थी मैं मरने के लिए जा रही थी ऐसे करके। तो मैं अपने आप को क्लोज आई, एंड देन मेरे सेफ्टी एंकर चेंज करने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लग रहे थे, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी मैं सही से चेंज, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि कहीं मैं कहीं और प्लग ना कर दूं ऐसा ना, क्योंकि हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा था मुझे। तो ये सारी चीजें हुई थी। एंड मैं जैसे एंकर चेंज करती हूँ, सडनली एक लड़का मेरे कान में बोलता है, क्या बलजीत तू इतने सारे माउंटेन्स क्लाइंब कर लिए और तू ये सेफ्टी एंकर यूज कर रही है, ये सेफ्टी एंकर छोड़ और यहाँ से कूद जा, जंप कर दे। ये एकदम से मेरे दिमाग में आता है, एंड मैं रेडी हूँ करने के लिए मैं रेडी हूँ सेफ्टी एंकर निकाल के उसको जंप करने के लिए। और जैसे मैं सेफ्टी एंकर निकालने जाती हूँ, तभी से एक और आवाज आती है, और वो फैमिलियर आवाज है, बहुत ज्यादा फैमिलियर आवाज है, और वो मेरे उस्ताद की आवाज है। और वो मुझे पंजाबी में बोलती है, क्या कर रही तू, ये क्या कर रही, तेरी लाइफ लाइन हैगी है, ए ना कर, तू चुपचाप रहे और ये लगा के निकल, इसको
तू लगा इस एंकर को, मेरे को डांट रहे, वो फटकार रहे, जैसे वो फटकारते थे। मेरे बलकार सिंह उस्ताद थे, वो हमेशा मुझे डांट रहे थे, तो ये तेरी लाइफ लाइन है पागल, तू ये क्या कर रही है, और इसको नहीं हटाना तूने, ठीक है, इसके बिना नहीं जाना, तेरे को पता है अगर तू निकाल देगी तो ये तो तेरे को मार देगा, ये मार देगा तेरे को, ऐसे करके मुझे बोल रहे हैं वो। तो ये सब चल रहा था, फिर हेल्प कब तक पहुंची आपके पास? देन ये सारी चीजें चल रही हैं, एंड तभी मुझे मैसेज आता है गारमेंट से 11 बजे के आसपास कि आपको हेली देखने के लिए आना है। तो मैं रिप्लाई कर रही हूँ, एंड मैं पता नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं वो हेलुसिनेशन में हो रही हूँ तो मैं कंप्लीटली उसमें चले जा रही हूँ। जैसे ही नॉर्मल में आ रही हूँ तो देन मैंने रिप्लाई कर दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे हूँ और मैं खुद कर लूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि बलजीत आप बहुत ऊपर हो और आपको नीचे सेफ्टी एंकर आपका बांधने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद अपने आप करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल ट्राई, मैं खुद कर लूंगी। तो उनको लगा था मैं हेलुसिनेशन, क्योंकि हेलुसिनेशन में लोग नहीं कर पाते हैं। और सेम वे मेरे साथ ऐसा था कि जैसे ही हेली आया, मेरे ख्याल से 1 बजे हेली मेरे पास आया, एंड मैंने अपने आप को खुद एंकर किया, खुद लॉक किया, एंड उसके बाद मैं वहां से निकल गई। बलजीत, बहुत सारी खबरें चल रही थी, बहुत चर्चा हो रही थी, आपकी फैमिली ने भी सुना होगा, वो भी उस दौर से गुजरे होंगे। क्या रिएक्शन था जब आप वापस आई? तो आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि आपको तो हॉस्पिटलाइज किया गया, तो फैमिली से आप कब मिली और क्या उसके बाद था? क्योंकि फैमिली के लिए बहुत टफ हो जाता है इन सारी चीजों को फेस करना। मैं सच बात बोलूं, पहाड़ों के साथ मेरा रिश्ता पहले तो एक ऐसा रिश्ता है जो अनकंडीशनल लव बोल सकते हैं, या फिर आप इतना फेथ है मुझे कि पहाड़ मुझे कभी कुछ नहीं करेंगे। इवन वो किसी को कुछ भी नहीं करते हैं। आई थिंक हम गलतियां करते हैं। इस बार भी देखो, ये जो हुआ है पूरा सिनेरियो, ये मेरी गलती या फिर मेरे एजेंसी की गलती या हमारी गलती, यानी हम लोगों की गलती थी। सो पहाड़ कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। एंड मैं पूरी रात उस पहाड़ में रही तो मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मुझे मार देंगे या मुझे कुछ कर देंगे। और सेम वे में मैं अपनी फैमिली को ये करके रखा था कि मैंने ये लाइफ खुद चूज नहीं की है, एक्चुअली पहाड़ों ने मुझे चूज किया है। क्योंकि मैं तो छोड़ ही चुकी थी माउंटेनियरिंग 2016 में, जब एवरेस्ट नहीं हुआ था मेरा समिट एनसीसी के दौरान, तो मेरे तो था ही नहीं कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी। लेकिन 2019 में अगेन अपॉर्चुनिटी देना, एंड उसके बाद अगेन कोविड आ गया, फिर मतलब अगेन दोबारा से अपॉर्चुनिटी देना, तो ये पहाड़ों ने मुझे चूज किया है। तो मैं तो छोड़ ही चुकी थी, और अगर उन्होंने मुझे चूज किया तो वहां पे कोई ना कोई राइट कॉज है, और शायद वो राइट कॉज हो सकता है कि वो चाहते हैं कि मेरे जरिए मैसेज देना कि मुझे क्लीन करो, या फिर मुझे आप जितनी मोहब्बत मैं तुम्हें करता हूँ उतनी चीजें, जितनी चीजें मैं देता हूँ, ऑफर तुम्हें करता हूँ, तुम्हें जिंदगी देता हूँ, वो जिंदगी मुझे ऑफर करो। सो दैट काइंड ऑफ मतलब मेरा ये था कि मेरा कनेक्शन ऐसा है माउंटेन के साथ। तो मैं अपनी मदर को हमेशा बोला कि मेरी फिक्र कभी मत करना पहाड़ों में। अगर मैं प्लेन में हूं तो रिस्क है मुझे, शायद मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं पहाड़ों में हूं तो मैं सेफ हैंड में हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और ट्रस्ट रखना, दुनिया जो मर्जी बोले, बकवास करे, जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक विश्वास नहीं करना, मेरा इंतजार करना। तो ये बात ना मैं जाने से पहले क्यों बोल के गई थी मुझे नहीं पता, ये जाने से पहले कि मैं बोल के गई थी अपनी मदर से। अच्छा, तो मतलब आप पहले ही बता गई थी, तो फैमिली को कहीं ना कहीं ये चीज का ट्रस्ट था कि नहीं, जब तक उन्हें खुद कुछ ऐसा नहीं पता लगता, कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो उन्हें नहीं मालूम है। और पर मुझे फिर भी पता है कि वो दौर उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स वगैरह, मेरे सारे लोग, उनको एक्चुअली मेरे माता पिता कम पढ़े लिखे हैं और इतने फोन से, सोशल मीडिया से इतना नहीं है, रूबरू नहीं है। सो उनको अपने गांव में इतना सब कुछ, वही गांव में रहते हैं वो, तो उतना है नहीं उनको कि वो फोन यूज करे और बहुत ऐसा है। तो उनको तो बहुत लेट पता चला कि ऐसा है, पर जब तक उसके शायद 3-4 घंटे बाद वो पता भी लग गया था कि नहीं सब कुछ सही है। तो ये अच्छा भी एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट था कि थोड़ा कुछ जो मर्जी है, पर लेकिन उनको नहीं था उसके बाद। अच्छा बलजीत, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि क्या आपकी फैमिली में कोई और भी पर्वतरोही है? क्योंकि जिस तरीके की ट्रेनिंग आप बता रही हैं, जिस तरीके का विल पावर आपका है, कैसे तैयार करते हैं, और सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि आपने कब सोचा कि ऐसा करना है? फैमिली में कोई है, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है? मेरी फैमिली में माउंटेनियरिंग तो बिल्कुल ही नहीं है, एक वर्ड ही नया है। उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा पहाड़ भी चढ़ते हैं, कोई ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। बट जो मेरे फादर हैं वो
पहले कुश्ती खेलते थे और मतलब रहे, वो पहलवान रहे अपने टाइम के। उसके बाद उन्होंने पहलवानी छोड़ दी, फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन किया, 5 साल उन्होंने आर्मी में रहा। और उसके बाद उनको फिटनेस का बहुत शौक है। तो बचपन से लेकर जो मेरे गुरु रहे हैं, जो मेरे पहले जो मेरे पिताजी रहे हैं और मेरी माताजी बहुत खेल कूद में आगे रही हैं। तो कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया है। तो हम जब भी खाना खाते रात को या फिर खेतों में काम करते और हम फ्री होना चाहते, थोड़ा मतलब काम करके बोर हो जाते कुछ भी, तो हमारे मनोरंजन के लिए या फिर हमारा टाइम पास करने के लिए हमारी मदर हमारे साथ ये काम करती थी। तो और मेरे पिताजी रनिंग करने लेके जाते थे, योगा करवाते थे हमसे, मेडिटेट वगैरह करवाते थे। तो मेरे फैमिली में मेरे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको स्पोर्ट्स के बारे में बहुत नॉलेज है। तो वो स्पोर्ट्स के बारे में मुझे सिखाते, तो वो चीजें मेरे घर से हैं। तो जो मेरे पहले गुरु रहे हैं, मेरे माता पिता ही रहे हैं मेरी स्पोर्ट्स में डालने की वजह। तो ये वहीं से हैं। एंड मेरी मदर और मेरे फादर दोनों का विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो वो ये वहीं से है, शायद उन्हीं से ही है। तो यही है मेरा। किस एज में आपने डिसाइड किया था कि अब आपको इस दिशा में जाना है और ऐसा करना है? कब आपको लगा था कि नहीं, मैं तो इस चीज के लिए बनी हूँ? एक्चुअली सच बात बोलूं तो पहाड़ों के लिए तो मोहब्बत बहुत पहले से थी, बचपन से थी। क्योंकि सोलन में बहुत छोटे पहाड़ हैं और वहाँ पे स्नोफॉल, जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है। तो सर्दियों में जब स्नोफॉल होता था तो पिछले वाली पहाड़ियाँ सारी कवर हो जाती थी। तो मुझे था कि मुझे उस पहाड़ी पर जाना है, मुझे वो स्नो फील करनी है, मुझे वो बर्फ फील करनी है। इवन मैं फ्रिज में जाके वो हाथ डाल के ऐसे देखती थी कि ऐसी होती होगी। मतलब सर्दियों में सबसे पहले उठ जाना 3-3, 4-4 बजे की, शायद पिघल जाती होगी शायद बर्फ में भी धूप में आने से। तो मैं सबसे पहले मैं देख लूंगी बर्फ। तो पाला पड़ता है, मैं उसी को बर्फ समझती थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पहाड़ों से रिलेट कर पाती हूँ। लेकिन माउंटेनियरिंग जो पैशन है या फिर करियर मेरा स्टार्ट हुआ, वो मैं 19 साल की थी और मैं एनसीसी कैडेट थी, तब जाके स्टार्ट हुआ था। उसके थ्रू ही मैंने अपना बेसिक कोर्स किया था और अपने सारे कोर्सेज और क्लाइंबिंग स्टार्ट किया। तो 2016 तक सिर्फ ऐसा था कि ठीक है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर तो नहीं था, लेकिन ऐसा था कि ओके ठीक है, ये करियर मैं कर सकती हूँ, मतलब आगे बढ़ सकती हूँ मैं इसमें और चल सकती हूँ। लेकिन सीरियस वे में मैंने जो करियर स्टार्ट सोचा वो 2016 के बाद ही सोचा। बलजीत, मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि स्टार्ट से ही वो सपोर्ट नहीं था, जब आप वहां गई तो आपको जाके पता चला कि ऐसे सारे चेंजेस हो रहे हैं, बीच में पैसों की बात भी आई। तो अभी जब आप वापस आई, आपने कोई कंप्लेन की? क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, आप हॉस्पिटलाइज थी। तो आपको जब वापस लाए, कितने दिन तक आप हॉस्पिटलाइज रही और कोई अभी एक्शन आपने लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के हौसलों के साथ ये हो सकता है। जी बिल्कुल। मैंने उनके एजेंसी से पर्सनली बात किया और मैंने उनको कहा कि ये गलत किया है और ये अच्छा नहीं है, और अगर मुझे बात उठानी पड़ी मीडिया में तो ऑब्वियसली मैं मीडिया में जाके बोलने ही वाली हूँ। तो दे एक्सेप्टेड कि हाँ ये हुआ है और ये उन शेरपाओं की वजह से हुआ है जो थे। तो मैंने बोला कि आप देखो, आप या तो आप एक काम कीजिए प्रॉपरली, आप जो भी आपके साथ शेरपा है उनको टाइप कर रखिए अपने साथ, उनके साथ डॉक्यूमेंट साइन कीजिए। तो ऐसा नहीं है, मैंने बात की कि मैंने सबसे बात की है, वहाँ के गवर्नमेंट से मैंने बात की है और जो एजेंसी है उनसे मैंने बात की है इसके बारे में। कितने दिन तक आप हॉस्पिटलाइज रही? कितना आपका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे हुआ, और फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था, कैसे लोग आए, वो थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं सच बात बोलूं कि जब तक मेरे ख्याल से लास्ट ईयर तक जब तक रिकॉर्ड बन रहे थे, जो भी कुछ भी था, नाम बन रहा था, देश का नाम हो रहा था, तो शायद बहुत लिमिटेड लोग जानते थे। क्योंकि हाँ कुछ ऐसा भी कुछ लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तो चलो पता ही नहीं है। तो मतलब बहुत लोग, कम लोग जानते थे, लेकिन जानते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि जैसे ये न्यूज वायरल हुआ कि आई एम डेड, तो बहुत सारे लोग, मतलब पूरा हिंदुस्तान एक साथ आगे लगा। देन आई फील दैट पावर कि आज तक अचीवमेंट्स बहुत किए, सक्सेस बहुत लिए, लेकिन आज समझ आ रहा है वैल्यू कि जब मैं टूट रही थी, जब मुझे उनकी नीड थी, सच में मुझे नीड थी, तो मेरा पूरा देश मेरे साथ था। आज चाहे गवर्नमेंट साथ ना हो, चाहे पॉलिटिकल साथ ना हो, बिजनेस वाले साथ ना हो, आई डोंट केयर, लेकिन जो लोगों ने अपना प्यार मुझे, मेरे लिए दिखाया है, इवन नॉट इन मतलब ये
मेरे ख्याल से हिंदुस्तान और भारत एंड ऑल, इवन पाकिस्तान से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, इवन डिफरेंट कंट्री, नेपाल से मुझे सपोर्ट मिला, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब जहां से मुझे मिल सकता है, ईरान से मुझे सपोर्ट मिला, मोरक्को से मुझे सपोर्ट मिला। ये वो लोग थे जिनके साथ मैंने क्लाइंब किया था, एंड ये वो लोग थे जिन्होंने मेरी पोस्ट अपने इंस्टा पे डालते थे, उनके जरिए लोगों तक पहुंचे। इतनी सारी दुआएं, इतना मतलब पूरा दुनिया उस टाइम मेरे साथ थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे आज अपने लोग साथ हैं। तो उस टाइम ना मुझे सब कुछ भूल गया, कंट्रीज भूल गई, रिलीजन भूल गया, मुझे कास्ट भूल गया, सब कुछ भूल। उस टाइम मुझे इंसानियत, जो मैं जिसके लिए मैं हमेशा मरती हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा काम करती हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ, तो वो सारे लोग एक साथ हो गए। नेपाल में कम से कम मेरे से मिलने 50 से 100 लोग आए होंगे, एंड कौन है वो लोग मुझे नहीं पता। दे आर इन्वाइटिंग मी। अब आपको मैं बताती हूँ, मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रही, एंड 5 दिन कोई ना कोई मुझे मिलने आता, हर रोज मुझे कोई ना कोई मिलने आता, कुछ ना कुछ लेके आता, कुछ ना खाने के लिए से। एंड उसके बाद इंडियन एम्बेसी से मुझे लोग आते मिलने के लिए, एंड वहां से बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, मतलब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। एंड मैं आपको बताती हूँ कि उसके जब मैं डिस्चार्ज हुई, उसके बाद मुझे एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब मैं बाहर खाना खाया हो। मैंने घर का बना हुआ खाना खाया है। लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे, दिन में, रात में। तो आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। तो मेरे लिए मैं सच बोलूं कि मुझे लगता है ना कि ये बात कितनी सही, बहुत सही कही है कि जब आप उन्नति के रास्ते पे होते हो, जब आप खुशी के रास्ते में होते हो, तो हजारों लोग आपके पास आते हैं। लेकिन जब आप दिक्कत में हो, जब आप मुसीबत में हो, जब वही हजारों लोग आपके साथ आ जाए, तो उस टाइम आपको लगता है पता कि ये है आपकी वैल्यू लोगों के लिए, और ये है इतनी लोग आपकी केयर करते हैं, इतना लोग आपसे प्यार करते हैं। तो सीरियसली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा भारत, मेरे अपने लोग, मेरे पूरी दुनिया के जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जहां से भी सपोर्ट किया, उन सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स है। शायद आई थिंक ट्रेनिंग तो मेरी है ही है कि मैं ट्रेनिंग की वजह से मैंने इतना फाइट किया, लेकिन शायद कुछ तो था, कुछ तो है पावर इस दुआओं में, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की है मेरे जिंदा होने के लिए। बलजीत, मैं यहाँ ये भी समझना चाहूंगी, जैसे आपने बार बार कहा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, पहले आपको लोग नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद आपको इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिला। तो किस तरीके से, कौन कौन लोगों ने आपको जो है कॉल किया गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि अब तो ऐसा है कि आपने एक ऐसा मिसाल कायम की है, एक ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि हर कोई जो है वो आपको जान रहा है। तो कौन कौन लोग जो है वो आपको आगे बढ़े, बात की, गवर्नमेंट से कैसा रिस्पॉन्स आया? मुझे मेरे जो स्टेट है उनके गवर्नर का फोन आया था, तो मैंने उनसे बात की थी, तो बस वही बात हुई। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी बलजीत कि जैसे ट्रेनिंग होती है, तो हम बार बार बात करें, विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका वहाँ कितना दिन आप वहाँ रही हैं? शायद 25 दिन से ज्यादा वहां रही हैं आपका था। तो किस तरीके से आपने पूरा मैनेज किया? क्योंकि इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम गर्ल्स को होती हैं, तो कैसे आपने सारी चीजों को डील किया? क्योंकि पहाड़ों के बीच तो और डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं चाहूंगी वो भी आप बताएं। एक्चुअली ये नॉर्मल है कि ऑब्वियसली पीरियड्स, मंथली पीरियड्स होते हैं, एंड बहुत हार्ड भी होता है, क्योंकि एक तो नॉर्मली आपको पेन वैसे ही होता है, राइट? एंड जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा होती है, एंड बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत लंबा चलना पड़ता है, पूरे दिन 6 घंटा, कभी 12 घंटा, 7 घंटा आपको इस तरह से पूरे दिन चलना पड़ता है, बिना खाए पिए भी कई बार। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको पेन एक्स्ट्रा होता है, क्रैम्प्स आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत टेक केयर करना पड़ता है अपना। एंड नॉर्मली बताऊं तो वॉशरूम के लिए जाने के लिए, क्योंकि बॉयज तो ऐसा होता है कि पी बॉटल यूज कर लेते हैं टेंट के अंदर, हम लड़कियों को तो पी बॉटल, अभी तो मेरे ख्याल से अभी जो मैंने बात की है पी बॉटल्स के लिए, जो मेरा भी फॉरनर्स के साथ मैं देख रही थी कौन कैसे यूज करते हैं, तो आई फाउंड कि ओके पी बॉटल हम खुद भी बना सकते हैं, तो कैसे बना, तो मैंने खुद बनाया इस बार पी बॉटल एक, तो कि कैसे टेंट के अंदर ही हम कर सकते हैं। सो बट मैंने एक बार ट्राई किया, क्योंकि वो भी लास्ट रोटेशन में, कि जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं आई हैव टू चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी
भी कंफर्ट चाहिए अब, क्योंकि आप बार बार बाहर जा रहे हो, क्योंकि आप पानी आपको पीना पड़ता है, कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना पड़ता है। तो आपको वो पानी ऑब्वियसली बाहर निकलेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा आपको टॉयलेट करने के लिए, तो आपको बार बार टेंट से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो एक ठंड लगना ये नॉर्मल है, और नींद डिस्टर्ब होना, क्योंकि उसके बाद अब नींद नहीं आती आपको, एक बार आप बाहर निकल गए रात को तो नींद नहीं आएगा। और इसी तरह से पीरियड्स में सेम है, पीरियड्स में आपको रशेस हो जाते हैं, बहुत बैडली होते हैं। तो लेकिन अभी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो गई हैं, जैसे आप कप यूज कर सकते हो जो मेजरमेंट भैया, तो आप मेस्टर कप आप यूज कर सकते हो आप, और पर पैड भी अगर आपके पास है तो वो आप भी यूज कर सकते हो, पर पैड से बहुत ज्यादा रश हो जाता है, तो उसमें चलना बहुत मुश्किल होता है। सो मैं हमेशा वही यूज करती थी, तो मतलब स्वेलिंग हो जाता था। तो चलना आपको कैसे है, मतलब आपके मतलब वो अलग ही गेम है। तो इट्स अ वेरी हार्ड, बट अगेन मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग है, ये आपको ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो उसको मैनेज, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक इतना कमजोर भी नहीं है हम कि चीजों से निकल जाए। मेरे को लगता है कि वुमेन्स को मैंने कल ही एक फॉरनर थे मेरे साथ बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको इंसिडेंट सुनाया अपना, तो उन्होंने बोला कि बलजीत आपको पता है कि एक सर्वे के दौरान कहा गया कि वुमेन्स को बहुत पेन दे के भगवान ने बनाया है, और बेशक चाहे वो फिजिकली शायद वो कमजोर हो सकती है, लेकिन इमोशनली जो उनको पेन जो सहन करती, सहनशीलता है वो बहुत ज्यादा दी गई, और आई थिंक इसीलिए दी गई है। तो हम इतने कमजोर नहीं है कि इससे निकल जाए, मतलब ये सब कुछ हम ना सहन कर। बिल्कुल बलजीत, आज के टाइम पे बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं, दुनिया का नाम रोशन कर रही हैं, और जैसे एक मुहिम भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप कैसे देख रही हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं बेटियां आगे बढ़े, और बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो बहुत सारी उड़ान देखती हैं और कहीं ना कहीं वो उस तक पहुंच नहीं पाती है। तो आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगी, कैसे वो अपना उतना विल पावर, जैसे आप हैं, आपको स्टार्टिंग से ही लगा था कि नहीं यार डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आपने उन चैलेंजेस को फेस किया और आपने वो पूरा किया जो आप करना चाहती थी? एक्चुअली मैं ये मैसेज सिर्फ लड़कियों को और महिलाओं को नहीं देना चाहती, ये मैसेज शायद सबके लिए है, लड़कों के लिए भी है। और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सिर्फ ये मैसेज लड़कियों के लिए बोला जाएगा तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मेन रोल लड़कों का भी रहता है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा महिलाएं ही मतलब इस तरह की चीजें हैं मतलब आगे आती हैं। मुझे लगता है कि इसमें रोल रहता है लड़कों का भी, क्योंकि मैंने ऐसे लोग बहुत से देखे हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं महिलाओं को। और सबसे बड़ी बात है ना, आप अपने को कमजोर ना समझो, सपने आपके हैं, आपको फाइट करनी पड़ेगी। और बात अगर लड़कियों की हक की है और बात महिलाओं की हक की है, तो सब इतना ही है कि आप लड़िए, आप जरा सोचिए मत, और ये निकाल दो कि लड़की हूं ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं है। आप इंसान हैं और इंसान को जीने का पूरा पूरा हक है, तो आप जिए और आप खुल के जिए। एंड माँ बाप से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जहाँ पे वो समझते हैं कि उनकी लड़कियां कमजोर है या कुछ है, तो पहली बात तो ये निकाल दे दिमाग से। यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है किसी से, सब में कैपेबिलिटी है, सब अपना देख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सभी लोग। और इतना ही है, ये पहले तो ये फर्क निकालना छोड़ दें, लड़का लड़की ये करना छोड़ दें। पहले ये सोचे कि अब एक इंसान है और इंसान को अपनी फ्रीडम सबको प्यारी होती है, और इंसान को अपनी फ्रीडम के साथ जीना भी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, ये आप निकाल दें अपने दिमाग से, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है। मैंने एक वो भी सिनेरियो देखा है, और मैंने एक वो भी सिनेरियो देखा है जब एक मर्द खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं इस महिला को पढ़ना है, इस बेटी को पढ़ाना है, तो वहां पे खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग है, ये यहाँ पे कोई फेमिनिज्म या फिर ये चीजें नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। बलजीत, कितना बदलाव आया है ये करने के बाद, क्योंकि मौत को दाद देकर आई हैं आप, और जिस तरीके से आपने अचीव किया जो आप सोच के गई थी, क्योंकि अन्नपूर्णा जो है वो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वहां पर आप ये करके आई हैं, तो किस तरीके के बदलाव आपकी लाइफ में आया? तो अभी तो बदलाव तो एक ही है कि मैंने जो खुद अपने आप लिया है कि इस साल मैं कोई 8000 क्लाइंब नहीं करूंगी अभी, और नेक्स्ट ईयर मैं क्लाइंब करूंगी रिकवरी के बाद। बट हाँ, मैं पहाड़ों में जरूर जाऊंगी 6000 और 7000 मीटर पीक के लिए, इंडिया में और या फिर आउट ऑफ इंडिया। तो ये मैंने सोचा है जो मेरे अपनी जिंदगी के लिए। एंड
फैमिली को ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगी अपनी अभी के लिए। और मुझे नहीं पता जैसे आपने कहा फैमिली को ज्यादा टाइम दूंगी, तो जो फैमिली को आपने ये बताया होगा कि मैं नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रही हूँ, तो उनकी तरफ से क्या, क्योंकि इस टाइम तो जाहिर सी बात है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, तो किस सपोर्ट तो उनका शुरू से आपके साथ रहा है, तभी आपका विल इतना स्ट्रांग है, लेकिन अभी उनका क्या एक्सप्रेशन है कि अभी क्या कह रहे हो, क्या एक्सप्रेस कर रहे हो? एक्चुअली वो अभी थोड़ा डर गए हैं, तो वो उनको ऑब्वियस डर भी ज्यादा मतलब जायज है। तो उनको ऐसा है कि नहीं भेजना है मुझे अपनी बेटी को, बट आई नो कि मैं मना लूंगी उनको क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती पहाड़ों के बिना, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर दी है, तो नहीं रह सकती मैं। अच्छा बलजीत, जो आपके साथ डिफिकल्टीज हुई हैं, वो अगर हम बात करें तो उस टाइम पर ही अगर एक्शन लिया जाता तो चीजें बहुत डिफरेंट हो सकती थी, तो आप क्या चाहती हैं कि आगे के लिए, क्योंकि और भी लड़कियां हैं जो उस तरीके की सपने देखती हैं, आपको देख के जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हमें भी ऐसा करना है, इंस्पायर हुए होंगे, तो आप क्या चाहती हैं कि क्या चेंजेस होने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट होना चाहिए और क्या जरूरी है इस टाइम पर? ओके, सो एक्चुअली पहली बात तो मैं ये मैसेज ना क्लाइंबर्स के लिए देना चाहती हूँ कि आप जब भी यहाँ से जा रहे हो ना, एक्चुअली मैं बता रही हूँ मेरा एक रीजन ये है कि मैं अपने शेरपा पे डिपेंड नहीं रही कभी भी नहीं। मैंने जितने भी लोगों के साथ क्लाइंब किया, जितने भी शेरपाओं के साथ क्लाइंब किया, मैं कभी उन पे रिलायबल नहीं रही। मेरे दिमाग में एक चीज फिल्टर पहले से थी कि अगर मुझे कोई शेरपा छोड़ भी देता है तो भी मुझे वापस आना है और मुझे इतना कैपेबल बनना है कि मैं अकेले अपने आप को संभाल सकूं। तो सेम वे में मेरा पहले से ऐसा रहा था, मुझे शेरपा चाहिए थे इसलिए ताकि वो मेरे साथ दे सके, मेरा रास्ता सफर में मेरे साथ एक होना चाहिए साथ में चलने के लिए। और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ क्योंकि बहुत जरा मेहनत भी करते हैं शेरपा लोग, एंड इसी रिस्पेक्ट में मैं उनसे सीखने के लिए रखती हूँ। तो सिंपल है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि आप अपनी ट्रेनिंग इतनी हार्ड रखिए। यहाँ से आप जब जा रहे हो ना तो प्लीज माउंटेनियरिंग कोर्सेज कीजिए और सीखिए जो आपको सिखा रहे हैं, एंड ट्रेन करते रहिए अपनी बॉडी को, क्योंकि आप ज्यादा उन पे रिलायबल मत रहे, आप उनका सहारा ले लेकिन ज्यादा भी उन पे डिपेंड ना रहे। सिंपल, अपना स्किल्स आप यहाँ पे स्ट्रांग करें, अपने आप को यहाँ पे स्ट्रांग करें, एंड साथ में एजेंसी जो है आप थोड़ा आराम से चूज कर ले, कैसे है कैसे नहीं, थोड़ा बातचीत करके एक दूसरे के साथ। अच्छा बलजीत, जब आपने एजेंसी हायर की थी उस टाइम पर आपने उनको वही पेमेंट दिया होगा जो वो मांग रहे होंगे और आपने उसी हिसाब से पैकेज, तो फिर वो एंड मोमेंट क्या उनका कुछ इस तरीके से सेटिंग होती है कि भाई आप साइन करते हैं, क्यों, कैसे उनकी पॉलिसी में नहीं है क्या वो कि एट द मोमेंट जाकर चेंज कर सकते हैं? बिकॉज ये तो शायद होता होगा ना कि नहीं, अगर एक बार चले गए तो चेंज नहीं होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी का ये होता है कि अगर कुछ भी इस तरह से चीजें होती हैं तो वो मैनेज करते हैं, क्योंकि हमने पैसा ही इसीलिए दिया है उनको कि आप मैनेजमेंट करें। अच्छा, कितना अमाउंट देना पड़ता है, किस तरीके से पैकेजेस होते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। 15 लाख इस तरह से मेरा अमाउंट था अन्नपूर्णा के लिए। अच्छा, और उसके बाद भी आपके साथ ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि उनको शायद और हायर पैकेजेस मिल गए थे? या मतलब ये एक्चुअली होता क्या है मैं बताती हूँ आपको। एजेंसीज के पास ना शेरपाज होते हैं, तो शेरपाज ये अलग अलग शेरपाज होते हैं जिनको ये हायर करते हैं, तो ये भी फ्रीलांसिंग वाले शेरपाज होते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि हमेशा परमानेंट ही उनके साथ रहते हैं, तो ये होते हैं फ्रीलांसिंग करने वाले, यानी सीजनेबल आते हैं उनके पास, यानी इस सीजन इनके पास आ गया, अगले सीजन किसी और के पास, तो इसी तरह से वो शेरपा आते हैं। तो इन पे भी एजेंसी भी इन पे कई बार ट्रस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इन्होंने तो एक बार हायर कर लिया लेकिन उसके बाद ये ट्रस्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनको इस बार कहा कि एग्रीमेंट साइन करें इनके साथ, ताकि उनको बॉन्ड किया जाए कि हाँ जी आप इस सीजन के लिए इनके साथ बॉन्ड है, उसके बाद ही आप किसी और के पास जाओगे, तो वो एक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक मैं उनके लिए बिल्कुल एक टर्म्स एंड कंडीशन और एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एक्चुअली ये नेपाल बहुत बड़ा मार्केट है एजेंसीज का, तो वहां पे बहुत सारी नई नई कंपनीज हर साल खुलती है, हर साल बंद होती है, और बहुत सारे शेरपाज हैं। तो मतलब देखो, आपको तो पता नहीं है क्योंकि आप तो नेपाल में रहते नहीं और आप उस एजेंसी हो नहीं, आपको जो बोल दिया कि अगर उसने क्लाइम नहीं भी किया तब भी आपको बोल दिया कि जी इसने क्लाइम किया है, तो आपको तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम वे में हम भी ऐसे कि हम बाहर से, हम फॉरेनर्स हैं उनके लिए, हम बाहर से जाते हैं, हम क्लाइंट्स हैं, तो जैसा वो बोलेंगे हम उन पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, जो भी हमें वो देंगे। तो सेम वही है, ये ट्रस्ट पे काम चल रहा था। अच्छा बलजीत, जैसे आपने कहा कि जब आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन कर रही थी तो आप पंजाबी सॉन्ग, आपको पंजाबी, ये सारी चीजें इसकी वॉइस आ रही थी, तो पंजाब से कैसे कनेक्ट करती हैं खुद को?
ओके सो मेरे जो फादर हैं वो मतलब उनका जो घर था वो पंजाब में था पहले, बहुत पहले 1946 तक की बात है ये। तो उस टाइम पे उससे पहले ही मेरे दादाजी वगैरह शिमला आ गए थे। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जब ये पार्टीशन हुआ उसके बाद कभी वापस जा ही नहीं पाए वो। शायद वो जो इलाका था शायद वो लाहौर में आता था या फिर कहाँ आता था, आई रियली डोंट नो। तो मेरे फादर का कहना है कि हम जा ही नहीं पाए कभी, हम गए, मैं गया ही नहीं, तो वहां पे वो गई नहीं। तो फिर वहीं एम पे रुक गए। तो फिर हिमाचल में रहे बस गए हम। बस एक अंतिम सवाल है कि आगे के आपके क्या टारगेट्स हैं, आगे आपने क्या सोचा है कि पहले से आपने सोच रखा था ये मुझे अचीव करना है, अब आगे के लिए क्या प्लान कर रही हैं? मेरा एक्चुअली हो चुके हैं 7-8,000 मैं क्लाइम कर चुकी हूँ, जिसमें से 2 विदाउट ऑक्सीजन हो चुका है, मनासलू एंड अन्नपूर्णा। एंड मेरा टारगेट रहेगा कि मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं और भी जो पीक्स है विदाउट ऑक्सीजन करूं, एंड जो 2 चाइना में है पीक्स में वो भी क्लाइम करूं। बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत हमें टाइम देने के लिए। तो आप बलजीत कौर को सुन रहे थे, माउंटेन गर्ल को, और बलजीत ने ये साफ कर दिखाया है कि जब इंसान कोशिश करता है और हिम्मत रखता है तो जो वो चाहता है वो कर सकता है। क्योंकि शुरुआती दौर में ही बलजीत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे और उन्होंने कर दिखाया है और साफ तौर पर मौत को मात देकर आई हैं और अभी भी इरादे बुलंद हैं। आगे के लिए भी उन्होंने सोच रखा है कि उन्हें क्या करना है। तो कैमरामैन मनमोहन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक्चुअली उसके बाद कांटेक्ट करना मुश्किल था क्योंकि मेरे पास वॉकी टॉकी भी नहीं था, एंड जो हमारे शेरपा के पास दिया भी था वो भी स्विच ऑफ। अपने ऊपर क्वेश्चन उठाने लायक होता कि यार मतलब मैं रेस्क्यू क्यों लूं, ऐसा हो रहा था पहले तो मुझे कि रेस्क्यू नहीं लेना चाहिए मुझे खुद अपने इससे जाऊंगी। ऐसा था इन रीच करके जो सैटेलाइट की से चलता है जिससे मैसेज पास होते हैं, तो आप कहीं भी मैसेज कर सकते हो सैटेलाइट की जरिए। फिर भी नहीं था, फिर मैं निकाली थी फोन गुरबानी सुनने के लिए। ओके और फिर दिमाग में आ नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम फाइट सब कुछ भूल जाते हो मैक्सिमम सारी चीजें। आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हो, यानी आप खुली आंखों से सपने देखते हो और वैसे सपने जो आपको सच में लगते। पर जैसे मैंने मोबाइल निकाला तो वो इनरीच जो मेरे पास ऐप है उस पर मेरी नजर गई। देन मुझे ध्यान आ गया ओके मुझे रेस्क्यू लेना है। सो तब जाके मैंने उस पर मैसेज किया मुझे जल्दी से जल्दी अभी रेस्क्यू करना है और इंश्योरेंस है मेरा तो उनसे बात करो ये करके थी। पर सडनली उसके नीचे एक और एजेंसी का लिखा हुआ था एड्रेस, मैंने उस पर मैसेज कर दिया कि दाई आई नीड योर हेल्प। वहां से मुझे मैसेज आता आई यू ओके, आर यू अलाइव? देन आई सेड यस आई एम अलाइव और आई एम ओके, आई एम फाइन करती हूँ। तो मैंने अपना बेस्ट दे के रखा था कि मुझे कैंप 4 पहुंचना ही है, अगर मेरा रेस्क्यू यहाँ से नहीं होता क्योंकि मुझे आऊंगी। और तो ये था ऐसा। देन उन्होंने कोऑर्डिनेट करके फिर जाके दोबारा हेली भेजा कि पहले तो एक बार सर्च करके आओ, फिर उसके बाद देख के गए, फिर देन लॉन्ग लाइन से रेस्क्यू।